मूल निवास और भू कानून के लिए स्वाभिमान रैली निकल रही। इस भू कानून की आवश्यकता क्यों है, किस लिए होनी चाहिए और क्या कारण है, मैं इसके क्या कारण होंगे, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप तक वीडियो के लिंक तक पहुंचते रहें और यह कहानी मैं छोटे छोटे अलग अलग भागों में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप कहानी के अंत तक बने रहिएगा, तभी कुछ कर पाते हैं जब आप देखते हैं। पिछले 2-3 दिन से किन्हीं कारणों अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में मैं जो ये मूल निवास और भू कानून के लिए स्वाभिमान रैली निकल रही है उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, समर्थन करता हूं। और इस भू कानून की आवश्यकता क्यों है, किस लिए होनी चाहिए और क्या कारण है, मैं इसके पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैं इसके क्या कारण होंगे, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पे मैं एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं। हम लोग किस तरह से सोचते हैं या हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है, उस पे आधारित यह कहानी है। और यह कहानी मैं छोटे छोटे अलग अलग भागों में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप कहानी के अंत तक बने रहिएगा। कहानी बड़ी रोचक है। ये हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। हम उस कहानी के पात्र हैं जिसे हम जी रहे होते हैं, तो उसे आप समझने का प्रयास करना। मेरी कहानी इसी भू कानून से रिलेटेड है, संबंधित है, इससे मिली जुली पूरी कहानी है, जुड़ी हुई है। तो कहानी क्या कुछ है, आप कहानी के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही यह भी अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप तक वीडियो के लिंक तक पहुंचते रहें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, क्योंकि हम तभी कुछ कर पाते हैं जब आप देखते हैं। पिछले 2-3 दिन से किन्हीं कारणोंवश हम वीडियो नहीं बना पाए, आप तक नहीं पहुंच पाए। हमारी कोशिश ये रहेगी प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ नया लेके आए। चलते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत करते हैं। गरीबी और लाचारी ने तो परिवार को पहले से ही दबा रखा था। इधर भाइयों और 2 बहनों की पढ़ाई के बोझ को देखते हुए नौकरी करने का इरादा सतीश ने 12वीं करने के बाद बना लिया था। वह अपने मामा के साथ मेरठ आ गया। वहाँ एक होटल में नौकरी करना शुरू कर देता है। माँ पिताजी घर की खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती से पैदा हुए अन्न से तो परिवार का भरण पोषण हो जाता है, लेकिन दवाई, चाय, चीनी और खर्च के लिए तो रुपयों की आवश्यकता होती है। खेत में इतना अन्न नहीं उगता था कि उसे बेचा जा सके। साल भर में कुछ गाय, बछड़े, भैंस, बकरी बिक गई तो वही आय का मुख्य स्रोत होते थे, जो बच्चों की फीस और 2-4 कापियों को खरीदने के लिए ही पर्याप्त हो पाते थे। सतीश जब गांव छोड़कर गया तो उसे घर गांव की याद आती थी, लेकिन मजबूरी में होटल में काम की व्यस्तता के चलते आते हुए आंसुओं को वह बहने से रोक तो देता था कि साथी देखकर उसका उपहास न उड़ाए, लेकिन वह रात को फूट फूट कर अकेले में आंसुओं के सैलाब को बहने देता। वक्त सब घाव और हालातों से समझौता करना सिखा देता है। सतीश के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सतीश अपने देखा करता था कि जब वह खूब रुपए कमा लेगा तो गांव में सबसे ऊपर वाले खेत में एक अच्छा सा मकान बनाएगा अपने, और
बहनों का भाइयों की शादी बड़े धूमधाम से करेगा। रात को यह खुली आंखों से यह सपने देखते हुए उसकी आंख कब लग जाती थी पता ही नहीं चल पाता था। हर रोज इन्हीं सपनों की उधेड़ बुन में वह लगा रहता। समय कब किसका इंतजार करता है, वह तो मुट्ठी की रेत की तरह होता है जो दरकता रहता है। उसका एहसास तब होता है जब मुट्ठी खाली हो जाती है। सतीश की उम्र तो बढ़ती गई, लेकिन आमदनी में उतनी गति से इजाफा नहीं हुआ जिस गति से उम्र में हो रही थी। अतः उसने अपना फैसला बदला और होटल की नौकरी छोड़कर वह मेरठ में एक स्पोर्ट्स के सामान बनाने वाली कंपनी में काम करने लगता है, जहाँ की सैलरी तनख्वाह उसके तन और मन को उस समय के अनुसार आह्लादित करने के लिए काफ़ी था। उसकी ज़रूरतें पूरी होने लग गई थी। वक्त की गति ने रफ्तार पकड़ी और सतीश की दोनों बहनें शादी की उम्र की दहलीज पर पहुंच गई तो उनकी रिश्तों की चिंता सपरिवार को होने लगती है। बेटियों की उम्र जब शादी के लिए होती है तब माँ बाप को उनकी उम्र पूर्णमासी की बढ़ती चांद की तरह लगने लगती है। सतीश की जमा पूंजी दोनों बहनों की शादी में लग जाती है। अब माँ बाप सतीश के लिए भी दुल्हन की तलाश में जुट जाते हैं। सपनों की वो दुल्हन कैसी होगी, इस बारे में तो सतीश ने भी ख्वाब सजाने शुरू कर दिए थे। उसका सोचना था कि माँ बाप को जो बहू मिले वह गांव में रहे और घर परिवार की देख रेख के साथ माँ बाप की सेवा करे। सतीश का सोचना था कि एक वक्त बाद वह घर जाकर ही काम करेगा, लेकिन मन की कल्पना कब ठा लेती है वह तो बस उड़ती रहती है। सतीश की भी जन्मपत्री जुड़ जाती है। लड़की देखने जाता है। शौर शगोर में तो सतीश को लड़की पसंद आ जाती है, लड़की को भी सतीश पसंद आ जाता है। दोनों की सगाई का दिन तय हो जाता है। सगाई के लिए अंगूठी और कपड़ों की व्यवस्था करना और अन्य खर्चों की जुगत में वह लग जाता है। सगाई हो गई, उसी दिन शादी का दिन बार भी तय हो जाता है और 6 महीने बाद सतीश की सपनों की वह दुल्हन उसके चौक में अपने कदम रखती है तो माँ बाप और सतीश के सपने सच हो जाते हैं। शादी के बाद सतीश के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, सतीश अपने परिवार को लेके क्या साथ जाता है, क्या वह भी पलायन करता है, क्या वह घर दोबारा वापस आता है, यह कहानी के दूसरे भाग में जुड़ा हुआ है। यहीं से भू कानून जैसी बात सामने आती है। उसे किस तरह से प्रलोभन गांव में दिए जाते हैं ज़मीन बेचने के लिए, किस तरह से लोग उसे गांव से जाने के लिए मजबूर करते हैं उसके परिवार को, यह सब कहानी के दूसरे भाग में बताया जाएगा। आप कहानी के दूसरे भाग को अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगी। फिर मिलते हैं इसी कहानी के शेष अगले भाग में। तब तक के लिए आभार।